हेलो स्टूडेंट्स, हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर 8 मोशन के एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज द स्पीड टाइम ग्राफ फॉर अ कार इज। हमें स्पीड टाइम ग्राफ एक कार का दिया हुआ है। हमें पता है एक्स एक्सिस पे हमेशा हम टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पे स्पीड। तो ये ग्राफ आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ द स्कोप ऑफ दिस वीडियो ये ग्राफ मैंने काफी हद तक ड्रॉ करने की कोशिश करी है। फॉर एक्यूरेसी प्लीज रेफर योर एनसीईआरटी बुक्स। और एक्यूरेसी के लिए आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स को रेफर करिए। ये जो भी मैंने ग्रिड बनाया है आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही बनाया है। कुछ रेफरेंस बुक्स में ये ग्रिड अकॉर्डिंगली लिया हुआ है ऑथर ने, बट आपके एनसीईआरटी में जितने ब्लॉक्स और ग्रिड की जितना स्पेस दिया हुआ है मैंने उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इसको ड्रॉ किया है। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन, इस ग्रिड की रिक्वायरमेंट हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में होगी। फर्स्ट पार्ट में, पार्ट ए में पूछ रहा है फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारी कार फर्स्ट 4 सेकेंड्स में कितना ट्रैवल करी है। मतलब कि टाइम एक्सिस पे अगर बात करें तो 4 सेकेंड्स यहां आ रहा है, तो वो पूछ रहा है कि 4 सेकेंड्स में कार कितना ट्रैवल करी है। शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार। स्टूडेंट्स, हमें पता है स्पीड टाइम ग्राफ में अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो ग्राफ के नीचे का जो भी एरिया होता है उसकी हेल्प से हम स्पीड ट्रैवल कैलकुलेट कर सकते हैं, डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस की वैल्यू होती है एरिया ऑफ द ग्राफ, राइट। हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो अगर हमें डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है तो हमें स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मैंने आपको पहले के वीडियोस में बताया हुआ है कि अगर हम किन्हीं दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट मीन्स हम ग्राफ में उसका एरिया निकाल रहे हैं। तो जो भी आपके ग्राफ के नीचे का एरिया आ रहा है एक्सिस के बीच में, उस एरिया की वैल्यू इक्वल टू होगी डिस्टेंस। तो हमें क्वेश्चन में डिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि 4 सेकेंड्स में, मतलब 4 सेकेंड्स में यहां तक वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो आप ये जो एरिया देख रहे हैं, ये पूरा एरिया का, इस पूरे रीजन का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका ये है कि इस एरिया के अंदर, क्योंकि ये कर्व्ड ग्राफ है तो इसका एरिया हम किसी फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते। अगर ये ट्राइंगुलर परफेक्ट ट्राइंगल होता, राइट एंगल ट्राइंगल, तो हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ की हेल्प से हम इसका एरिया निकाल सकते थे। अगर ये कोई और फिगर होती, एक स्क्वायर होता, तो लेंथ इंटू ब्रेथ से हम इसका एरिया निकाल लेते। क्योंकि ये कर्व्ड फिगर है इसलिए हमें इसका एरिया दूसरे तरीके से निकालना पड़ेगा। उसके लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो स्क्वायर हैं आपके, जितने भी छोटे छोटे ग्रिड के अंदर छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, इन स्क्वायर का एरिया आप एक्यूरेटली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मैं जितने भी ये स्क्वायर्स हैं मैंने इन्हें कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जाके इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी रफली 62। सो टिल 4 सेकेंड द नंबर ऑफ ब्लॉक्स अंडर ग्राफ आर 62, ठीक है। मतलब कि ग्राफ के नीचे इस पर्टिकुलर ब्लॉक में 4 सेकेंड्स तक की ड्यूरेशन में अगर मैं इन ब्लॉक्स को काउंट करूं तो ये ब्लॉक्स 62 आ रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर ब्लॉक, मतलब कि ये एक छोटा सा ब्लॉक जो है इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर ब्लॉक का अगर मैं एरिया निकाल दूं तो मेरे पास, और उसे अगर मैं 62 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पूरे ग्राफ का एरिया मिल जाएगा 4 सेकेंड्स तक की ड्यूरेशन के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हमें निकालना है कि एक ब्लॉक में कितने सेकेंड्स हैं, राइट। तो ऑन टाइम स्केल, अगर हम टाइम स्केल में देखेंगे तो ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स अगर आप काउंट करोगे तो 5 आएंगे, राइट। तो ऑन टाइम स्केल 5 ब्लॉक्स मिलके 2 सेकेंड्स बना रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5
5 ब्लॉक्स मिलके हमारे 2 सेकेंड्स बना रहे हैं। ऑन टाइम स्केल 5 ब्लॉक्स गिविंग यू 2 सेकेंड। तो एक ब्लॉक की वैल्यू कितनी होगी? 2/5 सेकेंड्स। ठीक है, उसी तरीके से स्पीड स्केल पे हमारे 3 ब्लॉक्स मिलके 2 सेकेंड बना रहे हैं। तो स्पीड स्केल पे आप देखेंगे ऑन स्पीड स्केल 3 ब्लॉक्स मिलके बना रहे हैं 2 सेकेंड्स। 3 ब्लॉक्स गिव्स यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक ब्लॉक की वैल्यू कितनी होगी? 2/3 मीटर पर सेकेंड, राइट? क्योंकि हम स्पीड की बात कर रहे हैं तो उसकी यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो 3 ब्लॉक इज गिविंग यू 2 मीटर पर सेकेंड, 1 ब्लॉक इज गिविंग यू 2/3 मीटर पर सेकेंड, राइट? अब हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 4 सेकेंड। तो उसकी वैल्यू होगी एरिया अंडर द ग्राफ, मतलब ग्राफ में यहां तक का एरिया, राइट? मैं एरिया को शेड नहीं कर रही हूं, हल्का हल्का सा देखिए, ये है शेडेड एरिया आपका। ठीक है, इस शेडेड एरिया का हमें शेडेड पोर्शन का हमें एरिया निकालना है। तो इसकी वैल्यू होगी, मैंने आपको बताया कि ये काउंट करने के बाद ये 62 ब्लॉक्स आ रहे हैं रफली। इसकी वैल्यू होगी 62 इंटू एरिया ऑफ 1 ब्लॉक, राइट? और स्टूडेंट 62 इंटू एरिया ऑफ 1 ब्लॉक, तो एरिया ऑफ 1 ब्लॉक क्या होगा? टाइम ऑफ 1 ब्लॉक इंटू स्पीड ऑफ 1 ब्लॉक, मतलब कि एक ब्लॉक का टाइम और एक ब्लॉक की स्पीड। ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ब्लॉक का एरिया आ जाएगा। तो हमें पता है कि टाइम ऑफ 1 ब्लॉक इज, 1 ब्लॉक का टाइम है 2/5 सेकेंड। तो ये हो जाएगा 62 मल्टीप्लाई बाय 2/5 और स्पीड ऑफ 1 ब्लॉक इज 2/3। ठीक है, तो इंटू 2/3, तो 2/5 इंटू 2/3 ये हो गया हमारा एक ब्लॉक का एरिया। और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 62 से, तो इसकी वैल्यू आएगी 16.53 मीटर्स। तो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स विल बी इक्वल टू 16.53 मीटर्स रफली। ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ग्राफ्स की हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि बहुत माइन्यूट से डिफरेंस से ही हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछ रहा है शेड द एरिया ऑन द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ड्यूरिंग द पीरियड। वो हमने ऑलरेडी कर दिया है। 4 सेकेंड्स तक की ड्यूरेशन में ये जो शेडेड एरिया है ये है हमारा एरिया ट्रेवल्ड। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। मतलब ग्राफ में कौन सा पोर्शन ऐसा है जो कि हमें यूनिफॉर्म मोशन प्रोवाइड कर रहा है, राइट? तो हम देखेंगे अगर ग्राफ में आप देखेंगे कि ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ हमारे स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। फॉर चेंज इन इंटरवल देयर इज नो चेंज इन स्पीड। तो अगर हम अपने ग्राफ में देखेंगे कि टाइम बढ़ने के साथ साथ स्पीड कहां जाके आपकी सैचुरेट हो रही है, कहां जाके रुक रही है, चेंज नहीं हो रही है, तो 6 सेकेंड्स के बाद हमारी 10 सेकेंड्स तक स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो ये पर्टिकुलर रीजन जो हुआ आपका, ये वाला, इसके नीचे का ग्राफ, ये आपका हुआ है वो रीजन यूनिफॉर्म मोशन का, क्योंकि इस पर्टिकुलर पोर्शन में हमारी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, राइट? तो क्वेश्चन ए का सॉल्यूशन है ये, और क्वेश्चन बी में हमें ये एरिया शेड करना है यूनिफॉर्म मोशन के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 इज state which of the following situations are possible and give an example for each of these। हमें बताना है, 3 केसेस दिए हुए हमें क्वेश्चन नंबर 9 में, और हमें बताना है कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, अगर है तो इनके कुछ एग्जाम्पल्स देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विथ 0 वेलोसिटी। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारी एक्सेलरेशन मतलब कि ए की वैल्यू तो कांस्टेंट है, ठीक है, और वेलोसिटी v की वैल्यू है
0। ठीक है, हमें पता है एक्सेलरेशन इज व्हाट, योर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो अगर वेलोसिटी की वैल्यू 0 है तो उस केस में एक्सेलरेशन कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन मतलब क्या कि आपकी वेलोसिटी का चेंज, राइट। लेकिन हमारे पास एक ये केस पॉसिबल है, इसका एग्जाम्पल है व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अप एट हाईएस्ट पॉइंट इट विल हैव 0 वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, अगर कभी आपने देखा होगा, हम हवा में एक बॉल को थ्रो करते हैं, ठीक है। अगर हमने हवा में बॉल को थ्रो करा तो एक हाईएस्ट पॉइंट पे आके बॉल की वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है, हमने ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं कि एक पॉइंट पे आके जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है तब वो नीचे गिरनी स्टार्ट हो जाती है बॉल, राइट। तो उस केस में बॉल की वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन उसमें फिर भी कुछ एक्सेलरेशन होगा और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्टूडेंट्स, हम आगे चैप्टर ग्रेविटेशन भी पढ़ेंगे, इसी आपके कोर्स में है, तो उसमें हम इस चीज को और डिटेल में पढ़ेंगे। अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रही होती है जिसपे कोई फोर्स नहीं लग रहा होता, उस टाइम पे जो उस पे फोर्स एक्ट करती है उसे ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, और उस केस में हमारी एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर एक इंस्टेंट पॉइंट पे जब बॉल ऊपर जाके रुक जाती है और नीचे गिरनी शुरू होती है, तब उसकी वेलोसिटी 0 होती है और उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। नेक्स्ट पार्ट, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब इस केस में ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन तो है लेकिन उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब कि स्पीड, एक्सेलरेशन इज व्हाट, योर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो अब रेट ऑफ चेंज ही नहीं है, मतलब ए की वैल्यू हमारी होती है v माइनस यू अपॉन टी, और वो कह रहा है कि v और u की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि जब स्पीड ही चेंज नहीं हो रही तो v की वैल्यू जो होगी वही u की वैल्यू होगी, राइट। लेकिन स्टूडेंट्स, ऐसा एक केस है जब आपकी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, राइट। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है, उस केस में उस ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है लेकिन उसकी एक्सेलरेशन होती है, क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन इज नॉट जस्ट अबाउट मैग्नीट्यूड, मतलब एक्सेलरेशन आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। तो व्हेन अ कार इज मूविंग इन सर्कुलर ट्रैक विथ कांस्टेंट स्पीड इट विल एक्सेलरेट ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन भी एक रोल प्ले कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है। आप देखेंगे हर इंस्टेंट पे हमारे सर्कुलर ट्रैक में, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ सर्कुलर ट्रैक, तो हमारे सर्कुलर ट्रैक पे हर पॉइंट पे जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो उसकी वजह से बॉडी की एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको अगर हम एक लाइव तरीके से इमेजिन करने की कोशिश करें, आप देखेंगे कि एक एथलीट है, ठीक है, वो जब भी सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, उसे जब जब टर्न लेना होता है उसे एक्स्ट्रा भागना पड़ता है, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो उस केस में क्योंकि उसे अपनी स्पीड सेम रखनी है, तो उसको डायरेक्शन मतलब सर्कुलर ट्रैक में बने रहने के लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है, राइट। नाउ थर्ड पार्ट इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सेलरेशन इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब इसमें क्या कह रहा है कि उसका मोशन की जो डायरेक्शन है वो और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मतलब हमें ऐसा कोई एग्जाम्पल देखना है कि जिसमें मोशन तो इस तरफ हो रहा हो, लेकिन ये आपकी ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है लेकिन उसका एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर हो।
तो ऐसा केस है वही सर्कुलर ट्रैक्ट का, ये सर्कुलर ट्रैक्ट का। अब मानिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इस पॉइंट पे है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के मोशन का जो डायरेक्शन होती है वो इसके टेंजेंट से पता चलती है, ठीक है। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसकी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इसका टेंजेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। और हमें पता है टेंजेंट की डेफिनेशन वो होती है जो कि सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करे, और उसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो ये हमारी रेडियस के परपेंडिकुलर है। तो ये हो गई हमारी डायरेक्शन ऑफ मोशन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, और इसकी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन हो गई ये रेडियस की वाली लाइन। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ से होता है, राइट। तो हमारी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो परपेंडिकुलर है एक्सेलरेशन से, ओके। तो ये तीनों ही सिचुएशन हमारी पॉसिबल है, और इन तीनों के एग्जाम्पल्स दिए ये हैं। अगर आपको कोई और एग्जाम्पल्स इसका सोच सकते हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42250 kilometer. Okay? Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारी एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये हमारा अर्थ है और ये हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ठीक है। ये हमारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, और इसके ऑर्बिट का जो रेडियस है वो हमें 42250 दे रखा है, 42250 किलोमीटर। अब वो कह रहा है कैलकुलेट इट स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अब उसे पूरे 24 घंटे लगे एक राउंड लेने के लिए, ठीक है। सैटेलाइट को एक राउंड लेने के लिए 24 आवर्स लगे, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। हमें स्पीड का फॉर्मूला पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हमें वो कह रहा है टाइम हमें दिया हुआ है 24 आवर्स, मतलब कि एक दिन। 24 आवर्स में हमें उसका डिस्टेंस देखना है। अब 24 आवर्स के लिए 24 आवर्स में क्वेश्चन में वो कह रहा है कि हमें वो एक पूरा सर्कल कंप्लीट करती है, और सर्कल का डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स हमें उसका सर्कमफरेंस कैलकुलेट करना होगा। तो सर्कमफरेंस की वैल्यू होती है 2πr। सर्कल के सर्कमफरेंस की फॉर्मूला होता है 2πr। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू है 42,250। तो 42,250 डिवाइडेड बाय 24, और इसे सॉल्व करने पे हमारी वैल्यू आएगी 11,055.4 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो क्वेश्चन में हमें एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट दी हुई है जो कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, जिसकी रेडियस है 42250 किलोमीटर। इसमें हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है 24 आवर्स के लिए। तो हमारे पास टाइम है, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है सर्कल का सर्कमफरेंस होता है 2πr, जो कि उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो हम डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड की वैल्यू निकाल लेंगे, राइट। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एंड सी यू सून।